Hello everyone, this is Vivek here, and today I am again here with a new topic. And today's topic is exothermic and endothermic reactions. आज का हमारा टॉपिक है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हिंदी में इसे कहते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये टर्म अगर एक्सोथर्मिक आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। एक्सोथर्मिक टर्म को जब आप ब्रेक करोगे ना तो दो अलग अलग टर्म निकल के आते हैं। पहला आता है एक्सो और दूसरा आता है थर्मिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर की ओर और थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। जब कभी भी कोई भी रिएक्शन हो रहा हो और रिएक्शन के होने में जैसे ए प्लस बी रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हो ए बी, ठीक है। तो जब कोई भी रिएक्शन हो रहा हो और रिएक्शन के होने में हीट अगर इवॉल्व हो रहा हो, उस रिएक्शन से हीट अगर बाहर आ रहा हो, ऊष्मा जो है अगर बाहर आ रही है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सो हियर आई हैव डिफाइंड रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हीट। ऐसे सभी रिएक्शंस जो कि हीट को रिलीज करते हैं अपने आप को कंप्लीट होने में, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। You can also define reaction in which heat is released along with the formation of product. स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि जब कभी भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी रिएक्शन हो और रिएक्शन में प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट तो बने लेकिन प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ वहाँ अगर हीट इवॉल्व हो, हीट रिलीज हो, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज कंबसन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंबसन रिएक्शन का नाम सुनते हैं स्टूडेंट्स आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंबसन रिएक्शन दरअसल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही नाम है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कंबसन रिएक्शन। आप जानते हो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे लाइफ प्रोसेसेस होते रहते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जिनके होने से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग बना रहता है, यानी सजीव बना रहता है। अगर उनमें से कुछ प्रोसेसेस ना हो या कोई भी प्रोसेस ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को आगे नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। उसी में से एक सिंपल प्रोसेस है, कॉमन प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, ये जो रेस्पिरेशन है ना, ये रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आप जानते हो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। तो रेस्पिरेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसके साथ और भी कई सारे ऐसे रिएक्शंस हैं, आइए उनके बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेजिटेबल मैटर के डिकम्पोजिशन की। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि घर में जब हम लोग हरी सब्जियां लेके आते हैं तो कुछ दिनों के बाद अगर उन्हें फ्रिज में ना रखा जाए या तो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली 8 से 10 घंटे के बाद वो डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनका जो डिकम्पोजिशन है ना, ये डिकम्पोजिशन भी जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण ही, हीट इवॉल्व होने के कारण ही वो ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, रॉटन होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी समझते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस। कुछ ऐसे नेचुरल गैसेस हैं, कुछ नेचुरल गैसेस हैं जो बर्न होते हैं और बर्न होने के साथ साथ हीट इवॉल्व करते हैं। नेचुरल गैसेस का मतलब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल मीथेन का लिया। स्टूडेंट्स, आप जानते हो मीथेन केमिकल फार्मूला CH4। ये मीथेन का जब ऑक्सीडेशन होता है, यानी मीथेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जब बर्न करता है तो बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर हीट का फॉर्मेशन भी होता है, हीट इवॉल्व भी होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट फिनोमेना भी होता है। सो दैट्स वाई हियर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज द एक्सोथर्मिक reactions. Okay,
नाउ हियर वी हैव अनदर एग्जांपल्स आल्सो, हमारे पास और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ लिया है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना भी जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी मैग्नीशियम रिबन क्लीन करने के बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है और ऑक्सीडेशन की वजह से वो बर्न करता है, और बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ साथ वो हीट इवॉल्व करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन भी करता है और उसके साथ साथ हीट को भी रिलीज करता है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ रिफर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसके बारे में समझते हैं। ये बिल्कुल एक्सोथर्मिक के उल्टा है। हमने क्या पढ़ा अभी? एक्सोथर्मिक पढ़ा, उसके जस्ट अपोजिट एंडोथर्मिक। ठीक है, इसको भी आप ब्रेक करो तो दो टर्म निकलते हैं, एक है एंडो और दूसरा है थर्मिक। एंडो का मतलब होता है यूटिलाइज होना या अंदर की तरफ, भीतर की तरफ, और थर्मिक जो टर्म है उसका मतलब है टेम्परेचर से। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जो कि हीट को यूटिलाइज करके कंप्लीट होता है, यानी ऐसे रिएक्शंस जो बिना हीट के, बिना एक्सटर्नल हीट को दिए कंप्लीट ही नहीं होते हैं, यानी वो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, रिएक्शंस कंप्लीट होने के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड endothermic reactions. Here I have defined reactions which occur by the absorption of heat or energy. या तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो जो है, या एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, हीट या एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करते हैं, या तो वो लाइट फॉर्म में कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप जानते हो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है और प्लांट्स सनलाइट को, यानी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करके, सोलर एनर्जी के प्रेजेंस में ही जो है अपना रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके फूड मटेरियल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से चूंकि वो सनलाइट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और हमने अभी बताया कि अगर वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करे या लाइट का यूटिलाइजेशन करे तो वो जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो सेम वे में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी जो है वो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है, इसलिए इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नाउ ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैं आपको रिमाइंड करा दूं, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक हो जाना, टूट जाना, ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि कोई भी एक कंपाउंड जो है वो सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर एलिमेंट्स में टूट जाता है, उनको आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हो। ठीक है, तो जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस है, चाहे वो थर्मोलिटिक डीकम्पोजिशन है, चाहे वो फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन है, सारे के सारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके हम लोग देखते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो अमोनियम क्लोराइड हीट करने के बाद तुरंत अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, इसी तरह से मरकरी ऑक्साइड है, इसको भी जब आप हीट करते हो तो हीट करने के बाद मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग रिलीज हो जाता है।